लोग, मैं प्रशांत गुले स्वागत करता हूं आपका एविएशन सीकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और स्वागत है आपका डे 7 ऑफ 60 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एविएशन नॉलेज सीरीज जो अपनी चल रही है, आज उसका 7वां एपिसोड है। और ये एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ग्राउंड स्टाफ के बारे में। ग्राउंड स्टाफ के अंदर एक जो पोस्ट रहती है कस्टमर सर्विस ऑफिसर, या फिर उसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ने वो ज्वाइन किया तो अपने को कितनी सैलरी मिल सकती है, उसके अंदर फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग यही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ये जब नाम आप सुनते हो कस्टमर सर्विस, भले वो एयरलाइन में रहने दो या फिर एयरपोर्ट में रहने दो। अगर बात करते हैं एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट के अंदर भी बहुत मतलब ऐसे कुछ डेजिग्नेशन रहते हैं, डिपार्टमेंट रहते हैं। तो उसके अंदर कस्टमर सर्विस की मतलब रिक्वायरमेंट आती है, हायरिंग आती है। ओके, जैसे कि ग्रीट एंड मीट पैसेंजर्स ऐसे रहता है, वो एयरपोर्ट के अंदर होता है। लेकिन मोस्टली हम लोग ये जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर की, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की या जो हायरिंग आती है, वो आती है एयरलाइंस में। एयरलाइंस के बाद जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज है उसके अंदर आती है। तो ये क्या है भाई कस्टमर सर्विस ऑफिसर, वो क्या काम करता है, बात करते हैं पर्टिकुलरली। हम लोग बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की और एयरलाइंस की, तो क्या काम करते हैं हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तो सबसे पहले कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर सर्विस, हम लोग बोलते हैं कस्टमर सर्विस, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर सर्विस क्या रहता है कि भाई द पर्सन हु डील विद द पैसेंजर फर्स्टली। कस्टमर सर्विस वाला क्या करता है, वो जो पैसेंजर रहने दो या फिर कस्टमर रहने दो, पूरे नाम में लिखा है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। जो मतलब पैसेंजर हो गया, कस्टमर हो गया, उसका अगर कोई क्यूरीज है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करने का काम कौन करता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर करता है। तो उसमें ही होगा, मतलब वो नाम में सारी चीज़ें आ जाती है। तो एक्चुअल में वो लोग क्या काम करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग वो देखते हैं। तो बहुत सारे एयरपोर्ट एयरलाइन में या फिर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज में जो हायरिंग आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आते हैं ग्रेजुएशन के बेस पे गाइस। कस्टमर सर्विस ऑफिसर की जो हायरिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं, बोल सकते हैं उसको। तो वो क्या है, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी गाइज, ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ कुछ एयरलाइंस ऐसे है, जैसे कि अभी स्टार एयरलाइंस हो गया, ओके, कुछ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज भी जैसे कि एएसएल हो गया, उसके बाद अपना क्या होगा, इंडो थाई भी हो गया। ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब वो 12वीं के बेस पे भी हायर करते हैं, लेकिन मोस्टली वो प्रेफरेंस देते हैं ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन होगा तो उनकी मैच्योरिटी अच्छी रहती है, तो मतलब वो डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, इसलिए वो ग्रेजुएट को प्रेफरेंस देते हैं। तो ग्रेजुएशन इज अ प्राइमरी एंड दिस इज अ मैंडेटरी गाइज। ठीक है, तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई उसकी उम्र 18 से 27 साल। ओके, एयरलाइंस में तो 18 से 27, 18 से 25 है, कुछ कुछ एयरलाइन का 18 से 25 है, कुछ एयरलाइन का 18 से 27 साल हो। और कुछ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज है, जैसे एयर इंडिया सैट्स हो गया, एयरसेल हो गया, उसमें 28 तक भी वो अपने को ले सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी उम्र 28 तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कैंडिडेट है, जो पर्सन है, उसकी क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। एक थर्ड रिक्वायरमेंट है गाइज। उसके बाद उसके अंदर वो बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटूज नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर टैटूज है, आपकी बॉडी पे टैटूज है, लेकिन वो चेस्ट पे है, पीठ पे चलेगा, लेकिन वो विजिबल एरिया में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखो, मैंने ये फॉर्मल शर्ट पहना है, तो फॉर्मल शर्ट के पीछे मतलब यहाँ पे भी टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गर्दन पे कोई टैटू आपके नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे है, पैर पे है, तो चल जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद की रिक्वायरमेंट क्या है, जो हम लोग जो दांत आते हैं, दांत के ऊपर ब्रेसेस लगाते हैं, वो दांत पीछे जाने के लिए, वो ब्रेसेस भी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो अगर रहेंगे तो विजिबल नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये 5 रिक्वायरमेंट है गाइज, बहुत नॉर्मल सा रिक्वायरमेंट है। पहला देखा हम लोग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, लेकिन कोई एयरलाइंस ऐसी है जो 12वीं के बेस पे भी हायर करती है। उसके बाद उसकी उम्र 18 से 27 तक होनी चाहिए। तीसरी बात, उसकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। चौथी बात, कोई भी विजिबल टैटूज या फिर ब्रेसेस उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज,
कि भाई वो कैंडिडेट का पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है कि एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस द मोस्ट रेपुटेड एंड मोस्ट अट्रैक्टिव टारगेट फॉर टेररिस्ट हो गया या फिर अपने जो दुश्मन है देश के, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। क्यों अट्रैक्टिव रहता है, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग पूरे इन डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये 5 जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए गाइस, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसको सिलेक्शन कैसा होता है, इसके सिलेक्शन कैसे रहता है। तो इसका सिलेक्शन जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है गाइज, वो बहुत ही इजी रहती है, बहुत इजी रहती है। क्या रहता है, जब भी अगर उनको रिक्वायरमेंट है, मान लो मेरा कंपनी है, मेरी एक एकेडमी है एविएशन सीकर्स एकेडमी, अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का या फिर मार्केटिंग के लिए अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक मतलब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर देते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे हायरिंग है, मेरे यहाँ पे ऐसी ऐसी वैकेंसी आई है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे एयरलाइन हो गया या फिर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हो गया, ये क्या करते हैं, एक एडवर्टाइज पब्लिश करते हैं, एक एडवर्टाइज पब्लिश करते हैं, उसमें आप वो एडवर्टाइज देखो, कभी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है देखो, कब उसका इंटरव्यू है, कब इसका एग्ज़ाम है वो देखो। अगर वो होने के बाद आप फिजिकली अगर वॉक इन इंटरव्यू रहेगा तो आप पर्सनली वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन अगर वो वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन, पहले अप्लाई करो, फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर ये प्रोसेस है थोड़ा लेंदी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या है गाइज, ऐसे इंटरव्यूज प्रेफर करो जो वॉक इन है। वॉक इन इंटरव्यूज में क्या होता है गाइज, विद इन अ सिंगल डेज आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इन अ सिंगल डे आपको पता चल जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस है, वर्चुअल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा डिले होता है गाइज, 5-10 दिन, 8 दिन, 15 दिन वो लोग लेते हैं, एज पर उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो लोग लेते हैं। लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में विद इन अ 1 डे, उसी दिन आपको समझ जाता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद क्या है कि भाई बस एक नॉर्मल सा इंटरव्यू रहता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि मेरे यहाँ पे कस्टमर सर्विस के हायरिंग है, तो आप पर्सनली वहाँ पे जाओ, आपका एक रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए, आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका, उसके सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। मान लो अगर 10वीं पास हो, मान लो आप 12वीं पास हो, मान लो आप ग्रेजुएट हो, तो वो सारे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के सारे सेमिस्टर, अगर एक सेमिस्टर आपका 6 महीने का है, तो ऐसे 3 साल में छः सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और जो अपना पासिंग सर्टिफिकेट रहता है वो अलग से, और कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट अलग से, मतलब वो ऐसे 8 सर्टिफिकेट आपको एक डिग्री में होने चाहिए गाइस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये आपके पास होने चाहिए। तो अगर ये होगा तो एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, वो पूछेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं, मतलब क्यों ज्वाइन करना है, ऐसा वैसा कंपनी के बारे में नॉर्मल नॉर्मल पूछेंगे। तो ये सारे अगर ये हो गया, आप वो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गए, मान लो अगर आप ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज में होते हो, तो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज का क्या नॉर्मल सा ट्रेनिंग उनके यहाँ पे ही हो जाएगा। लेकिन आप एयरलाइंस में सिलेक्शन होता है या फिर एयरपोर्ट पे सिलेक्शन होता है, तो उनका एक ट्रेनिंग सेंटर रहता है गाइस, हेड ऑफिस रहता है। तो हेड ऑफिस पे आपको जाना पड़ता है, मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब एक बार आपका सिलेक्शन होगा तो आपके ऊपर कंपनी पूरा खर्चा कर देती है। मान लो अगर आप ट्रेनिंग के लिए मुंबई, अगर आप मुंबई में सिलेक्शन हुआ है आपका, अगर आपकी ट्रेनिंग दिल्ली में है, तो जाने आने का फ्लाइट टिकट, उधर रहने का और खाने का सारा बंदोबस्त कंपनी ही करती है, आपको 1 रुपया भी वहाँ पे खर्चा नहीं करना पड़ता है गाइज, ठीक है। तो दिल्ली में जाओगे, उसका ट्रेनिंग होगा, ये होगा, फिर उसके बाद आप अगर आए हो, आपका ट्रेनिंग हो गया, तो फिर आपको एयरपोर्ट पे पोस्टिंग मिलता है गाइस। तो पोस्टिंग मिलता है तो आप वहाँ पे वर्क क्या करोगे। मान लो अब अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए सिलेक्शन हुआ है आपका, तो क्या वर्क रहेगा। और हम पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं एयरलाइंस की। एक एयरलाइंस के कस्टमर सर्विस ऑफिसर, एक एयरलाइंस का कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो उनको क्या काम करना पड़ता है। अगर हम लोग थेरोटिकली जाए, मतलब जो कंपनी के रिकॉर्ड पे रहता है, अगर वो थेरोटिकली जाए तो हम लोग रिजर्वेशन एंड टिकटिंग, पोस्ट फ्लाइट, पोस्ट अराइवल, सॉरी पोस्ट अराइवल भी काम रहता है। हाँ, प्री डिपार्चर भी आपको काम करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ आपको, तो मतलब वो वर्क आपको मैं समझाता हूँ एक्चुअल में वर्क क्या करता है गाइस, ठीक है। एक्चुअल में एयरलाइंस के या फिर एयरलाइंस के हो गए, एयरपोर्ट्स के हो गए, कस्टमर सर्विस ऑफिसर क्या काम करते हैं। बात करते हैं एयरलाइंस के, तो एक एयरलाइंस का जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर है, वो द फर्स्ट पर्सन हु डील्स विद द पैसेंजर, ओके।
एयरलाइन का जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है इज द फर्स्ट वन हु डील्स विद द पैसेंजर, क्योंकि डायरेक्टली पैसेंजर किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। अगर मैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर हूँ, तो ये डेजिग्नेशन हर एक कंपनी में अलग अलग रहते हैं गाइज। अब डिपेंड्स करता है आप कौन सी एयरलाइन में, कौन सी कंपनी में आप सिलेक्शन होते हो। ठीक है, अगर आप इंडिगो में जाओगे तो आपको ऑफिसर डेजिग्नेशन मिलेगा, अगर आप स्पाइस जेट में जाओगे तो आपको एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन मिलेगा। ये अलग अलग रहता है कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से। तो पहला पर्सन रहता है वो डील्स करता है, ठीक है। तो सॉल्व द पैसेंजर्स क्यूरी एंड हेल्प देम। के वो पैसेंजर की क्या क्यूरी है, अगर मान लो भाई बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि मैं पहली बार एयरपोर्ट पे आया हूँ, मुझे पता नहीं रहता, वो एयरपोर्ट की पूरी चकाचौंध देख के मैं पूरा परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझता ही नहीं कि भाई ये क्या है, किधर जाना है। हम लोगों को क्या है, बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन देखने की आदत रहती है, हर तरफ गंदगी गंदगी। क्योंकि एयरपोर्ट ऐसा नहीं रहता है, अगर एयरपोर्ट बहुत क्लीन है, साफ सुथरा रहता है गाइज, आप उसमें जाओगे तो फर्स्ट टाइम तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं जब पहली बार गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पहले क्या रहते हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई सॉल्व द पैसेंजर क्यूरीज एंड असिस्ट देम। उसके बाद जब वो पैसेंजर चेकिंग काउंटर पे आता है, ओके, मान लो अगर वो चेकिंग काउंटर पे आता है, उसने बाहर से टिकट बुक किया है, तो उसके पास पीडीएफ रहेगा गाइस, ओके, उसके पास पीडीएफ रहेगा, वो अपने कुछ काम का है क्या नहीं। वो भले वो यूज कर सकता है एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए, लेकिन फ्लाइट में बैठने के लिए आपको एक प्रिंटेड बोर्डिंग पास ही रहेगा। तो जो बोर्डिंग पास है, जो टिकट है, वो आपको निकाल के देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसकी, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की, ठीक है। उसके बाद पैसेंजर को कौन सी चीज़ें लेके जाना है, कौन सी चीज़ें कौन से बैग में रखना है, ये सारा गाइडेंस कौन कराती है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर कराती है, ओके। तो उसके बाद अगर आपका बैग है, एक्स्ट्रा वेट है, तो एक्स्ट्रा वेट मतलब वो सेग्रीगेट करो या फिर उसको ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ते, ये सारी छोटी चीज़ें हैं, वो कस्टमर सर्विस ऑफिसर को हैंडल करनी पड़ती है गाइस। उसके बाद अगर मान लो कोई बुढ़ाऊ जा रहा है, आई एम सॉरी, कोई ओल्ड एज पर्सन जा रहा है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट है, या कोई हैंडीकैप है, तो उसको क्या रहता है भाई, उन्होंने मतलब सर्विस में उनको व्हील चेयर असिस्टेंट भी चाहिए रहता है, तो वो व्हील चेयर उनको प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर गाइडेंस करना, हेल्प करना, मतलब उठ जाओ उनको उठाने में बिठाने में मदद करना, ये सारे काम कौन करता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर करता है गाइस, ठीक है। उसके बाद ये होगा डिपार्चर के फ्लाइट का, ओके, डिपार्चर होगा, डिपार्चर मीन्स जाने वाली फ्लाइट का, जाने वाले पैसेंजर। वैसे ही पैसेंजर आएंगे भी, अगर वो फ्लाइट से, मानो अगर मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो मुंबई से तो हो गया, उन्होंने भेज दिया फ्लाइट, लेकिन जो मुंबई दिल्ली से मुंबई में फ्लाइट आएगा, तो उसको उसके ऊपर भी तो अपने को काम करना पड़ता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर को, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अराइवल अराइवल बोलते हैं, आने वाली फ्लाइट को अराइवल बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अराइवल है तो जो उनके बैगेज मिलते हैं, ओके, जो आने वाले पैसेंजर, अराइवल पैसेंजर को प्रॉपर वे दिखाना कि कौन से, मतलब कौन से डोर से आपको बाहर जाना है, ये कौन काम करता है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव करता है। क्योंकि वो अराइवल हॉल हो गया, एयरपोर्ट बहुत बड़ा रहता है गाइज, हमेशा नया पर्सन आया तो मान लो कि भाई वो खो ही गया, लेकिन उसको करेक्ट पाथ दिखाने के लिए कौन रहता है वहाँ पे, कस्टमर सर्विस ऑफिसर वहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर मान लो उसका ट्रैवलिंग में कोई बैग डैमेज हो गया एयरलाइन की तरफ लोडिंग के वक्त, तो डैमेज बैग हो गया, अगर कोई मिसहैंडल बैग हो गया, मतलब उसका बैग ही नहीं मिल रहा है या फिर लाया नहीं, तो उसके रिगार्डिंग असिस्टेंट करने का काम भी किसका रहता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का रहता है गाइस। अगर आने वाला पर्सन भी है, उसकी भी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी, मान लो कि स्पेशल रिक्वेस्ट क्या, व्हील चेयर हो गया, ओके, व्हील चेयर हो गया, या फिर मुझे स्क्वाटिंग वगैरह नॉर्मल चीज रहती है, तो वो सारे काम किसको किसको देखना पड़ता है, कस्टमर सर्विस वाले को देखना पड़ता है गाइज। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, ये हो गया डोमेस्टिक फ्लाइट का। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट रहेगी तो इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस करवाना, ये भी एक, मतलब जो पैसेंजर्स है वो पैसेंजर खुद होके करके आते हैं, लेकिन अगर उसके पास, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो कस्टमर सर्विस ऑफिसर उनको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, आप सारी डिटेल उनको दे दो। उनको भी असिस्टेंट कराने का काम किसका रहता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का रहता है गाइस, ठीक है। ये तो होगा। उसके बाद जो अराइवल एक दिन का होगा, उसके बाद मतलब अराइवल होगा, डिपार्चर होगा,
ये सारे मतलब इसके जो फाइल्स बनेगी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसके वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली सेग्रीगेट करना, उसके फाइलिंग करना, अगर सिस्टम हो तो सिस्टम पे अपडेट करने का काम भी इसका रहता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का। और उसके बाद एक टेली कॉलिंग करके भी कस्टमर सर्विस ऑफिसर हो गया, तो उसको एज ए टेली कॉलर भी काम करना पड़ता है। अगर मान लो किसी पैसेंजर का इंक्वायरी आ गया, किसी पैसेंजर की मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करेंगे कि भाई कभी फ्लाइट है, क्या है, मतलब फ्लाइट टाइमिंग क्या है, कितने बजे की फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। उसका रिजर्वेशन आपको करना पड़ेगा, उनकी सीट आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें भी आपको एज ए कस्टमर सर्विस ऑफिसर करनी पड़ती है। अगर एक टर्मिनल बिल्डिंग में काम करते हैं तो, अगर मान लो अगर एक कार्गो में काम करते हैं, अभी ये कार्गो क्या है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो जो आप सीरीज में अपलोड किया है, वो पूरी सीरीज आप देखो। वह 20-20 मिनट के एपिसोड है, उसमें सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे कार्गो क्या है करके। अगर वो कार्गो में काम कर रहा है तो कार्गो का बराबर से पैलेटाइजेशन करना, मतलब वो काम उनको जो लोडर लोग रहते हैं, हेल्पर लोग रहते हैं, उनसे काम करवा के लेना, ये काम भी कौन करता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर करता है। उसके डॉक्यूमेंट्स, कार्गो के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी पूरे चेक करना, मतलब प्रॉपरली मतलब उसका एक्सेप्टेंस करना, या फिर इंपोर्ट में अराइवल का कार्गो रहेगा तो वो मतलब रिलीज करना, एज ए कंजाइनी को रिलीज कर देना। ये सारे काम भी आपको कस्टमर सर्विस ऑफिसर को करने पड़ते हैं गाइस। ठीक है, ये होगा वर्क होगा। उसके बाद आपको सैलरी और बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे एज अ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। अगर मान लो आप 12वीं बेस पे भर्ती होते हो, 12वीं बेस पे ज्वाइन होते हो, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन पे ज्वाइन होते हो तो एज अ फ्रेशर आपको 30,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगा गाइज। और आपका जो प्रमोशन होगा, आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होगी वो आपके सर्टिफिकेशन पे होगी, वो आपके नॉलेज पे होगी, और आपके एक्सपीरियंस पे होगी कस्टमर सर्विस ऑफिसर में। ठीक है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होगा। एयरलाइन की बात करोगे, हर साल आपको अप्रेजल मिलता है, हर साल अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका अलग से इंक्रीमेंट होता है। और जो एनुअली ग्रोथ होती है तो होती ही रहती है, उसके ऊपर से आपका प्रमोशन होगा, आपके डेजिग्नेशन भी अच्छा मिलेगा, आपकी सैलरी भी अच्छे से मिल जाएगी। एक मतलब अगर आप ड्यूटी मैनेजर बनते हो, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो सकती है 8-10 साल के अंदर। ठीक है, एज अ फ्रेशर लेकिन आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है गाइस। 30,000 सैलरी बहुत मतलब कम नहीं है। आज भी 30,000 सैलरी किसी को मिलना मतलब वो इंडिया के टॉप 30 लोगों में से आता है। मान लो इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनका मतलब इस साल का इनकम ही 1 लाख के आसपास है, बस 1 लाख के मतलब वो 30,000 बहुत अच्छी सैलरी मिलती है एज अ फ्रेशर। बात करते हैं उसके दूसरे बेनिफिट्स की, तो बात परमानेंट रहेगी गाइज। जॉब आपकी परमानेंट रहेंगी, परमानेंट जॉब है ना, परमानेंट जॉब रहेगी। उसके बाद आप अगर एयरलाइंस में हो, मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर एयरलाइंस की, आप एयरलाइंस में हो तो आपको फ्लाइट टिकट भी फ्री मिलेगी, आपको और आपके फैमिली को फ्लाइट टिकट फ्री रहेगी। उसके ऊपर बस आपको जो नॉर्मल सा टैक्स रहता है जो कंपनी पे करने पड़ते हैं एयरपोर्ट्स को, हैंडलिंग चार्जेस हो गए, या फिर जो एयरपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसके चार्जेस, बस अपने को 10% फेयर आप लोग को देना पड़ता है। कुछ लोग कुछ एयरलाइन 8% लेते हैं, कुछ एयरलाइंस 10% लेती है। मान लो अगर 1,000 रुपये का टिकट है तो आपको बस 100 रुपये उनको देना पड़ता है। फ्लाइट टिकट भी मिलेगा, फैमिली को भी मिलेगा, परमानेंट जॉब है। उसके बाद आपको बहुत सारे पीएफ हो गया, या फिर जो मेडिक्लेम वगैरह ये फैसिलिटी रहती है वो सारी आपको मिल जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर मान लो आपका कस्टमर से एयरलाइंस के अंदर काम नहीं करना है, आपको जाना है कहीं पे स्विच होना है दूसरी कंपनी में, तो आप सबसे बढ़िया आपको करियर का ऑप्शन ऑप्शन रहेगा क्रूज शिप पे। क्रूज शिप पे भी अगर आप जाओगे तो आपको भी नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख सैलरी मंथली मिल जाएगी गाइज। तो एक अच्छा करियर है एविएशन एम्प्लॉय के लिए क्रूज शिप, ये बहुत अच्छा करियर है, आपको उसमें भी जॉब मिल सकती है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कस्टमर सर्विस ऑफिसर के बारे में डिटेल में जानना है, अभी इसमें तो पूरे डिटेल्स मैंने तो बता ही दिए, लेकिन प्रॉपर डिटेल्स आपको चाहिए रहेगा। और आपको मन में भी कुछ का ये रहेगा, डाउट्स रहेगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको इसके ऊपर नया वीडियो बनाऊंगा, या फिर कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए गाइज ये सीरीज कंटिन्यू देखो। ऐसी सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी गाइज, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग एविएशन सिक्योरिटी, या फिर एयरलाइन सिक्योरिटी क्या रहती है और किसके क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे बढ़िया पोस्ट है एविएशन सिक्योरिटी का, बहुत ज़्यादा सैलरी
बहुत ज़्यादा हाइक जिसमें मिलती है वो है एविएशन सिक्योरिटी। वो क्या है, उसके क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस, देख लो, कमेंट कर दो, अच्छा रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। थैंक यू।